गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी। आज हमारा टॉपिक है प्रश्नोत्तरी। कल हमने शिक्षण प्रविधियों और युक्तियों के अंतर्गत हमने बात करी थी फिक्सिंग डिवाइसेस और जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उनकी बात हुई थी। तो उन्हीं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर पे, यानी क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चनिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब अगली यूनिट में हम माइक्रो टीचिंग पर बात करेंगे। तो प्रश्नोत्तरी के बारे में बात, अगर हम थोड़ा सा इसको इतिहास को अगर हम जानेंगे तो ग्रीस के एक महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री रहे हैं सुकरात। उन्होंने जो है इस विधि को इजाद किया था, इसलिए इस विधि का नाम सुकराती विधि भी है। तो सुकरात जी यही करते थे कि अपने चीज़ी चौराहे पर चले गए और उन्होंने वहाँ देखा चार विद्वान खड़े हुए हैं, तो अपने विषय से जो उनकी जिज्ञासा होती थी उस जिज्ञासा को भी प्रश्न के रूप में उनसे पूछते थे, और वह प्रश्न का उत्तर अगर उन्हें संतुष्ट मिल जाता था तो वो वहीं से वापस हो जाता, वरना वो नए जो है किसी और जगह जाकर अपनी बात को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते थे। तो अब प्रश्नोत्तरी का हम शिक्षण में इसका क्या रोल है। तो बालक की जो प्रवृत्ति है वो जिज्ञासा की होती है ना। कि बालक का जो मस्तिष्क है वो कैसा होता है, वो कोरी स्लेट होता है, उस पर जो भी लिख दें वो उस चीज़ को वो स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। तो अपने उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए बालक हर चीज़ को कौतूहलवश देखता है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा अगर आपके साथ बाहर घूमने जाएगा तो वह सब बहुत प्रश्न करेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। क्यों? उसके मन में जिज्ञासा है उस चीज़ों को जानने के लिए। अब बालक की अगर हम बात करें कि वह प्रत्येक नई वस्तु, नए स्थान या नए व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है और उसकी इच्छा व्यक्त करता है, और उसको प्रश्न के रूप में शिक्षक के सम्मुख वह उपस्थित भी होता है कि भाई प्रश्न जो भी मन में जिज्ञासा आई है उस जिज्ञासा को प्रश्न का रूप देकर वह शिक्षक से या उसे लगता है कि इनसे हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, उनसे जाकर वह प्रश्न करता है। तो शिक्षण की दृष्टि से हम बात करें तो बच्चों के प्रश्न उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को हम शांत कर सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ यह आती है कि जो बच्चों में जिज्ञासा का भाव जगाएं कैसे, है ना। और प्रश्नोत्तरी का शिक्षण में क्या 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 रोल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हायर क्लासेस में जो है व्याख्यान विधि चलती है, तो उस व्याख्यान विधि के अंतर्गत अगर व्याख्यान का विधि का एक सबसे बड़ा दोष यह भी है कि अगर व्याख्यान अगर लंबा हो जाता है तो बोरियत सी महसूस होने लगती है। तो उस बोरियत को कम करने के लिए इस प्रश्नोत्तर विधि को हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कोई हमने लेक्चर दिया, लेक्चर दे के बीच में ही हमने किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछ लिया। अच्छा, प्रश्न पूछने में भी ये रहता है कि प्रश्न पूछा कैसे जाए, है ना। तो प्रश्न हमेशा जो है आप कक्षा में जिगजैग की फॉर्म में पूछें। जिगजैग की फॉर्म का मतलब यह है कि अगर पूरी कक्षा भरी हुई है तो एक राइट साइड से, एक बैक से, एक आगे, एक फ्रंट से, एक लेफ्ट साइड से, एक सेंटर से, मतलब इस तरीके का अगर प्रश्न पूछेंगे तो पूरी कक्षा क्या सतर्क रहती है ना। और बच्चों के द्वारा बताए गए उत्तर पर आपको पुनर्बलन भी देना है। क्यों? पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन एक तरीके से बच्चे के मन में नया प्रश्न पूछने की जो है एक प्रेरणा देता है। ठीक। तो इसलिए जो है प्रश्न जो है वो शिक्षण युक्ति के साथ साथ एक अधिगम युक्ति भी है। अब प्रश्नों द्वारा अध्यापक बच्चों में रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं को जगाने में समर्थ होते हैं, है ना। कि वो बच्चों का पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए भी प्रश्न पूछते हैं। जैसे आज अगर हमें जल के बारे में अगर कुछ बताना है, जल और उसके प्रकार के बारे में अगर कुछ बताना है, तो हम पहले बच्चों से एक व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं कि बच्चों, हमको जब प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं। तो बच्चे कोई कहेगा कि भाई जूस पीते हैं, या जो है हम पानी पीते हैं। तो फिर पानी के, इसका मतलब क्या है कि उनको पानी के बारे में इतना तो पता है कि
पानी जो है वो मुख्यतः पीने के काम में आता है। इसके अलावा अगर हमें जल के और प्रयोग के बारे में बताएं तो और बच्चे लोग और पूछेंगे भैया बचाओ बच्चों की जल पीने के अलावा और किस काम में आता है, तो कोई कहेगा खाना बनाने के काम में आता है, कोई कपड़े धोने के काम में आता है ना, या पौधों में पानी देने के काम में आता है। तो इस तरह से क्या है कि प्रश्न के माध्यम से हम बालक के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसके संदर्भ में अभी हम बताएं कि प्रश्नोत्तर क्या है। प्रश्नोत्तर एक कला है ना। हर किसी के अंदर ये कला नहीं होती है, लेकिन जिसके अंदर यह कला विद्यमान हो गई आप समझ लीजिए वो अच्छे शिक्षण की ओर बढ़ रहा है। तो प्रश्न पूछने से पूर्व उसका निर्माण है ना, कि आपने ये अगर प्रश्न पूछा है तो इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, भाषा शैली कैसी है, ठीक, तो उसके उद्देश्य के उनके जो है उसका उद्देश्य निर्माण को ठीक करना पहले। फिर अच्छे प्रश्नों की रचना में पहले अध्यापक को प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न जो है प्रश्न पूछना उचित है या प्रश्न पूछने से पूर्व अध्यापक को प्रश्न का निर्माण किस तरीके से करना है, यह उसे जानना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ अध्यापक को यह जानना चाहिए कि बच्चों के मन में किस तरीके के प्रश्न जो है उत्साह का जो है भाव जगाएंगे। तो प्राप्त उत्तरों में शुद्ध अशुद्ध की पहचान भी करना है और अशुद्ध उत्तरों को शुद्ध करने की विधा भी जाननी है। इसके साथ साथ प्रश्न पूछते समय प्रश्न के अनुसार शिक्षण की भाषा शैली, हाव भाव, मुख मुद्रा और स्वर ये इस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो अभिप्राय, जिज्ञासा, परीक्षा, आवश्यकता या अन्य कोई भी कारण हो सकते हैं जिससे उसका लक्ष्य पूर्णतः संतुलित और निश्चित भाषा का संकेत के रूप में या मौखिक रूप से या लिखित रूप से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, अब हम पूछने बात जैसे अब हमने बताए 3 तरीके मैंने बताए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो प्रश्न पूछने की विधा में ध्यान रखना है कि उसको 3 तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न और सांकेतिक प्रश्न। अब अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनिंग। तो सबसे पहले हमारी रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी में क्या है कि प्रश्न की विश्वसनीयता का तात्पर्य क्या है कि प्रश्न जो है वो प्रश्न पत्र समान परिस्थितियों में प्रयुक्त करने पर सदैव उसका जो स्कोर है वो 1 सा आना चाहिए। ठीक, अगर हम प्रश्न अगर पूछें कि ताजमहल नगरी किसको कहा जाता है तो सभी का उत्तर एक ही आएगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके का अगर प्रश्न का निर्माण करते हैं कि ताजमहल की विशेषताओं के बारे में आप बताइए तो सभी का उत्तर अलग अलग आएगा। तो अलग अलग जब उत्तर आता है तो स्कोर भी हमारा अलग अलग ही रहेगा। तो ऐसे टाइम में ऐसे प्रश्नों का जो है कि जो स्कोर है या उस स्कोर वो क्या है वो कम रहेगा हमारा। तो जब स्कोर कम रहेगा या अलग अलग रहेगा तो ऐसे कंडीशन में उस प्रश्न की जो विश्वसनीयता है वो कम हो जाती है ना। हम लोग अमूमन लगाई लेते तो बहुविकल्पी प्रश्न है, तो बहुविकल्पी प्रश्नों में हम लोग अगर 5 क्वेश्चन सही होते हैं तो हमें पूरा विश्वास होता है कि 5 नंबर तो हमारे बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा वो नंबर हमारे नहीं जाने हैं। लेकिन वही बात अगर हम अति लघु या लघुत्तरी प्रश्न की करते हैं, ठीक, तो उनमें कुछ इस तरीके अलग से अगर प्रश्न आ जाते हैं तो हम इसमें जो है हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं भाई 2 नंबर का है, इसमें 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 1 नंबर जो नहीं मिलेगा वो क्या है, वो हमारी अविश्वसनीयता को दर्शा रहा है। दूसरा हमारा आता है वैधता। वैधता का मतलब क्या है कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न का निर्माण किया है क्या वह प्रश्न उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। अगर वह उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है तो वह प्रश्न वैध है और उस प्रश्न की यही विशेषता वैधता कहलाती है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि हम विज्ञान विषय की जानकारी का मापन करना चाहते हैं तो पूछे गए प्रश्न केवल विज्ञान की ही जानकारी देने के लिए
प्रेरित करे तो ऐसे प्रश्न हमारे वैध प्रश्न कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट है, फिर तीसरा हमारा आता है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। तो वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय क्या है कि उत्तर देने वाले के चिंतन, मनोभाव, पूर्वाग्रह का प्रभाव उत्तर पर ना पड़े और ना ही अंक प्रदान करने वाले परीक्षक की मनोदशा का प्रभाव परीक्षा फल पर पड़े। तो इसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि परीक्षार्थी व परीक्षक को संपूर्ण निष्ठा विषय, वस्तु व पूछे गए प्रश्न पर ही समाहित हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर 1 नंबर का अगर प्रश्न है तो वो 1 नंबर ही उसे मिलना चाहिए। अब उस 1 नंबर के प्रश्न को पाने के उत्तर को पाने के लिए या स्कोर पाने के लिए परीक्षक की मनोदशा का उस प्रश्न पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे प्रश्न केवल बहुविकल्पीय में या एक शब्द वाले उत्तर में या सत्य सत्य में या मिलान करने वाले में ही मिल सकते हैं, इसके अलावा और किसी में नहीं मिलेंगे। अगला आता हमारा विभेदकता यानी डिस्क्रिमिनेशन। विभेदन का अर्थ होता है कि उस प्रश्न में परीक्षार्थी ने जो है उस दक्षता का भेदन कैसे कर लिया, मतलब उस प्रश्न को कितने लोगों ने सही सॉल्व किया है। यदि कोई प्रश्न को अगर जो है ज़्यादा विद्यार्थी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि उस प्रश्न की विभेदन क्षमता जो है वो कम है, मतलब जो है वो प्रश्न बहुत सरल था। तो इसीलिए प्रश्न पत्र बनाते समय जो प्रश्न पत्र निर्माण करने वाला व्यक्ति है वो प्रश्नों को इस तरीके से समाहित करता है, ना तो प्रश्न बहुत सरल रखना है ना ही बहुत कठिन रखना है। कठिन प्रश्न अगर हल करेगा तो उसकी विभेदकता ज़्यादा होगी और परीक्षार्थी जो है उसको हल नहीं कर पाएंगे। फिर अगला आता है व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिबिलिटी। तो प्रश्न का उत्तर सरलता से देना है, हमें उनको घुमाना फिराना नहीं है, ठीक। तो छात्र प्रश्न को आसानी से समझ लें तथा मूल्यांकन में इकाई में अंक प्रदान किया जा सके, ये भी ध्यान रखना है। तो प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट वस्तुनिष्ठ हों ताकि जांचने में आसानी हो सके। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे प्रश्नों का वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रिया के आधार पर या जो है हमारे और भी तरीके हैं प्रश्न के कितने तरीके के होते हैं, इन पर कल हम लोग चर्चा करेंगे और प्रश्नों को कक्षा में किस तरीके से पूछा जाता है इस पर चर्चा करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।